तो ये सब चीजें मीन्स इसका मतलब ये मेंटली फिट नहीं है, वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि किसी की डेथ हो गई, जो कि ट्रूथ है। हम सब जानते हैं, मैं आपको बताऊं कि कल मरना है या परसों मरना है या 10 साल बाद मरना, 50 साल, सबको पता है, लेकिन ये चीज हम मानते नहीं है ना। ना आप मान रहे हैं ना हम मान रहे हैं, लेकिन जो योग करते हैं वो जानते हैं अभी कुछ देर बाद भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो हमें ईश्वर से गिफ्ट मिला है कि हम यहाँ आए हैं, गिफ्ट, मैं इसको गिफ्ट मान रही हूँ। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं काश मैं मर जाऊं, क्योंकि उन्हें इस लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि ये गिफ्ट हमें मिला है, हम कुछ अच्छा काम करें, इस आत्मा, जो ये आत्मा आई है हमारी, यहाँ पे कुछ अच्छा काम करे, कुछ दूसरों का भला करे, खुद अपना भी भला करे आगे जन्म के लिए। तो ये सब इमोशनली फिट जो लोग होते हैं वो इस तरह का बिहेव नहीं करते, और ये सब चीजें हम योग में सिखाते हैं कैसे इमोशनली फिट रहे। स्पिरिचुअली की बात आती है, स्पिरिचुअली तो हम ईश्वर से कैसे जुड़े, हम ईश्वर का ध्यान कैसे करें। ध्यान सबसे पहले हम धारणा सिखाते हैं, कैसे धारणा करें, फिर कैसे ध्यान करें, फिर कैसे समाधि करें। समाधि की बात आने से लोग समाधि मतलब वही हो गया बस आंख बंद करके, बिल्कुल समाधि का मतलब आप नॉर्मल भी हम सब भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग ओम कराते हैं, जब भी हम योग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम योग में ओम कराते हैं, क्यों? ओम जो वर्ड है, प्रणव, ये ईश्वर का नाम लेते हैं, ठीक है, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ईश्वर का नाम ही प्रणव है। तो हमने ओम किया, हमने आज्ञा चक्र का ध्यान किया, हम ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। हम कुछ भी श्लोक नहीं करें, कुछ ही नहीं करें, सिर्फ ओम करें, हम डायरेक्ट परम ब्रह्म से जुड़ जाएंगे। लेकिन हम 1 बार 2 बार 3 डेली करेंगे तो धीमे धीमे हम ईश्वर से डायरेक्टली जुड़ते चले जाएंगे। और एक चीज जो रहती है, जैसे ओम का उच्चारण जो रहता है वो अलग अलग रहता है, तो ओम का उच्चारण कैसे होता है इसमें योग में? बिल्कुल, उसको बोलते हैं प्रणव, ईश्वर का नाम। इसको कैसे करते हैं मैं बताती हूँ, मैं करके भी आपको अभी दिखा दूंगी। इसमें क्या होता है, आ, ओ और मा, ठीक है, कैसे बोलना है ये जब हम बोलते हैं धीमे धीमे करेक्ट तरीका आता है। फर्स्ट टाइम में हम ठीक से नहीं बोल पाते। इसमें क्या होगा, हम लंबी गहरी सांस भरेंगे प्रणव का जाप करने के लिए। डायरेक्ट ये ईश्वर का नाम है, बहुत बड़ी चीज है प्रणव। जो प्रणव करता है बस समझिए मोक्ष तो होना ही होना है उसका, दोबारा आना शायद ना हो पाए, ठीक है, अगर आप सही तरीके से इसको करेंगे। आ, ओ और मा, ठीक है, कैसे करना है, लंबी गहरी आप सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए। सबसे पहले जैसे मैं करके दिखाती हूँ, जैसे मैं इस तरह से बैठ गई, किसी आसन में बैठ जाऊंगी, नॉर्मल हाथ इस तरह से रखूंगी। अभी मैं इस तरह की पोजीशन में बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से हाथ रखिए, लंबी गहरी सांस, कमर बिल्कुल सीधी, और आज्ञा चक्र का आपको ध्यान करना है। लंबी गहरी सांस भरिए, ये प्रणव है, ठीक है। इस चीज को लोग ओम करते हैं, ओम ओम, ये गलत है। आपको लंबी गहरी सांस लेनी, सांस छोड़ते हुए आपको ओम बोलना है। धीमे धीमे जो सांसें है ना आपकी लंबी होती जाती है। आप 5 मिनट तक ओम बोलेंगे तो क्या, जब आपकी सांसें लंबी और गहरी हो जाएंगी ना तो आपकी जीवन रेखा बढ़ जाएगी, मतलब जीवन जो है ना ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब हम जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं, ये जो सांसें, ये जो आपको जो मिला हुआ है ना, ये एक नंबर्स में मिला हुआ है आपको कि हमको इतनी, जहां वो पूरी होंगी हम चले जाएंगे, जहां से आए वहीं वापस चले जाएंगे। तो जो लोग इसको लंबा और गहरा कर लेते हैं, अब आप एक सांस को, कुछ लोग इतना मतलब लंबा लेते हैं 5-5 मिनट तक। अब लंबी गहरी सांस ली, रोक दिया, धीमे धीमे सांस को छोड़े, उसके साथ ओम का जाप कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ओम का जाप करते हैं ना, आप एनर्जी से कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट। आप जब आंख बंद करके आज्ञा चक्र का ध्यान करोगे, यहाँ पे आपको रोशनी दिखाई देती है, वही परम ब्रह्म है, वही कलर्स दिखाई देते हैं, रेड, येलो। अब कैसे आप किस उसमें हैं, आपके अंदर की जो आत्मा है वो किस तरह की है, मतलब जो आपका चित्त है, जितना पॉजिटिव चित्त होगा उतनी ही अच्छा आपको रोशनी दिखाई देगी, बिल्कुल वाइट। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैडम मुझे तो ब्लैक दिख रहा है तो अभी आपका जो चित्त है वो शुद्ध नहीं है। जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो वैसे ही आपको प्रकाश दिखेगा। नहीं, तो इसमें आप जो बता रहे हैं कि इसमें ब्रेथ कंट्रोल, सांसों को कैसे कंट्रोल करेंगे योग में, ये कैसे हो सकता है? ये सांसों में कंट्रोल कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस से होता है। अब प्राणायाम हम कराते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग कराते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जो भस्त्रिका प्राणायाम हम जब कराते हैं उसमें ही हम ये चीज कराते हैं। आपको धीमे धीमे सांस लेनी है,
हम बोलते हैं आप सांस लीजिए, आपको पोस्चर में बैठा देते हैं, आप किसी भी आसन में जो सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्ध आसन, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो आप नॉर्मल पंथी मार के जैसे हम लोग बैठते हैं, कमर गर्दन सीधी कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए। क्या है, स्टार्टिंग में तो सांस हमारी सिर्फ 3 इंच ही जाती है। जैसे अब जो नॉर्मल लोग हैं, आप और हम, मतलब नॉर्मल जो चल रहे हैं वो 3 इंच जो यहाँ तक गई, बस उसी से बॉडी चल रही है। लेकिन जो डेली प्राणायाम करते हैं, हाँ, 3000 ml ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन से बॉडी चलती है। आपने जब सांस ली, आपके फेफड़ों में गई, फेफड़ों से आपके हार्ट में गई, और हार्ट में ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में। अभी मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसमें वो ये बोल रहा था जो कैंसर का स्टार्टिंग जो है, वो जो आपकी कैंसर का जो सेल में ऑक्सीजन की कमी से होता है। स्टार्टिंग सेल में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कैसे जा रही बॉडी में, आपको नोजल से गई, आपके फेफड़ों में गई, फेफड़ों से हार्ट में गई, ठीक है। तो मतलब कहीं पे ब्लड जाना रुक गया होगा, किसी जगह पे, कहीं भी हो सकता है वो, तो है ना। फिर आपको कैंसर वहीं स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो ग्लूकोज से लेना ऑक्सीजन शुरू करता है, जब ब्लड से नहीं मिलती। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत डीप है। तो क्या है, आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइए। ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ेगा? प्राणायाम से, योग से, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब फिजिकल आप कहते हो हम फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं बहुत, आप दौड़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कितना दौड़ना, आपकी बॉडी कितना सपोर्ट करे, दौड़ रहे हो, आप अपने हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, फिर आपको ये नहीं पता आपको कितना रिलैक्स करना है। उसके बाद आप फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, धीमे धीमे सांस को लीजिए, धीमे धीमे सांस को छोड़िए, उससे ही बहुत स्वस्थ रहेंगे। नहीं, मैं भी जैसे रिसर्च कर रहा था एक दिन, तो जो दौड़ना होता है आज की तारीख में, सुबह हम जो दौड़ने जाते हैं कुछ भी, ये हमारे यहाँ तो इंडिया में कल्चर ही नहीं है दौड़ने का। हमारे यहाँ तो सूर्यासन बनाया गया है कि हमारे यहाँ ये करा जाए, जबकि दौड़ने से बॉडी थोड़ा सा हीट होती है, जबकि हमारे यहाँ खुद का गर्म माहौल है जी। अब गर्मियों में दौड़ने के नुकसान ही है, एकदम से आप, ठीक है, आप दौड़ लीजिए, कुछ देर दौड़िए, ऐसा नहीं है। आप हार्ट के लिए रनिंग अच्छी होती है, लेकिन आपका हार्ट भी उस तरीके का है कि नहीं है, है ना। आप दौड़ रहे हो, आपका हार्ट कितना अच्छा, आर्टरीज ब्लॉक्ड है नहीं है, कितना क्या, ये सब चीजें देख के आप कभी भी कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले अपने बॉडी को एनालाइज करिए। कुछ नहीं, आप डॉक्टर से, आप कुछ नहीं, नॉर्मल टेस्ट करवा लीजिए, शुगर टेस्ट करवाइए, बीपी टेस्ट करवा लीजिए। शुगर और बीपी ये 2 भी करवा लेंगे ना तो बहुत है। ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज करने से पहले, बहुत जरूरी है। तो वैसे योग किस उम्र में और किस उम्र में किस हिसाब का योग करना चाहिए लोगों को, जैसे कि 10 से 15 साल तक के बच्चों को, या 15 साल से 20 तक, क्योंकि बॉडी क्या होता है, मूवमेंट कर रही है, बन रही है, तो उसमें किस हिसाब से सही करना चाहिए योग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं आपको बताऊंगी, बच्चा 3 या 4 ईयर का जब हो तब से ही उसको योग से लगा देना चाहिए। 3-4 ईयर के बच्चे से अगर आप उसको योग कराएंगे ना, क्योंकि अगर वो अपनी, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल योग है, अगर वो उससे जुड़ गया तो जो उसका डेवलपमेंट है, उसका जो विकास होगा वो इस लेवल पे होगा कि हम सोच नहीं सकते। मोदी जी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मतलब इस एज में भी देखिए, है ना। तो क्या है, जो लोग योग से जुड़ जाते हैं, बच्चे हैं, अगर बच्चा योग से जुड़ा, उसका जो कंसंट्रेशन पावर होगा बहुत अच्छा होगा। क्या है, उसके अंदर निगेटिविटी नहीं होगी। अब क्या, आजकल जो बच्चों में गुस्सा बहुत है, इंजाइटी हो गई है, छोटे छोटे से बच्चों को इंजाइटी का प्रॉब्लम है, हाँ, बहुत चीजें पटकते हैं, उनको इतना गुस्सा है, आपने कुछ बोल दिया, पटक दिया। अभी तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई इंसल्ट की। पहले हम लोग कान पकड़ के, मम्मी लोग हम लोगों को पापा मुर्गा बना दिए। हाँ, मतलब मैं टीचर्स भी थप्पड़ मार देते थे, है ना, कोई बात नहीं, और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। आज के बच्चों को कोई टीचर टच भी कर ले तो उस टीचर का कैरियर खत्म है, टीचर का कैरियर ही खत्म है, क्योंकि पेरेंट्स आ जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अगर आप योग से जोड़ेंगे पेरेंट्स और बच्चे दोनों, तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता होगा कि आपके बच्चे को आपको कैसे उसका डेवलपमेंट करना है। योग में बहुत सारे प्राणायाम है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब क्या, पढ़ने में मन नहीं लगता, याद नहीं होता बच्चों को, कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो पढ़ते हैं, उनको याद ही नहीं रहता, कहते पढ़ा तो हमें याद, क्योंकि उनका मन इतना चंचल है, इतना, बच्चों का तो हद से ज्यादा होता है वो, उनका जो चीज, अब आप उनको, जब बच्चे, क्या है, जब हम सांचे में, जैसा सांचा बनाएंगे, गुजिया बनाते हैं ना घर में, तो सांचे में खोया भर देते हैं वो सब, तो वो गुजिया बन जाती है। वैसे ही अगर हम योग का सांचा बनाएंगे तो ऑब्वियस है, बच्चा तपस्वी, इंटेलिजेंट तो बनना ही बनना है।
ये नहीं, उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा होगा जैसे जैसे तो जी। योगा चेंज होता जाता जी। है ना, और बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जी। तो वो क्या है, स्टार्टिंग से करेंगे तो उनका किडनी लीवर प्रिवेंटिव, उनको ना बाद में क्योर करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अभी आप करेंगे तो आप क्योर के लिए करेंगे, हो जी। सकता है आपके अंदर ऐसा नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप क्योर के लिए योगा करोगे, आप किडनी को ठीक करने के लिए। और बच्चा जो है वो प्रिवेंटिव, वो पहले से ही करेगा और उसका सब कुछ फिट रहेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब अब क्या है, बच्चे को पहले से ही हमने बता दिया ये छोटे छोटे आसन, और जो आसन अभी हम और आप नहीं कर पाएंगे, मैं बता रही हूँ शीर्ष आसन बहुत से लोग नहीं कर पाते, ठीक है, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो छोटा बच्चा इतना जल्दी सीखता है, वो 2 से 3 दिन में शीर्ष आसन में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे को फिर वैसे वैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे क्या 15 साल का बच्चा योग में जुड़ा, वो भी बहुत जल्दी चीजें ग्रैप्स करेगा, ठीक है। अब 30 साल के लोग जुड़ते हैं तो हम उनसे बोलते हैं भैया टेस्ट करवा के लाइए। अब छोटा बच्चा है उसको क्या ही टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, वो खेल रहा है कूद रहा है बढ़िया फिट है, आ जाइए। अब 30 प्लस के बाद आप शुगर टेस्ट करवाइए, बीपी कराइए, उसके बाद आप योग से जुड़िए। फिर कुछ योगासन हम आपको बताते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए मंडूकासन कर लीजिए, गौमुखासन कर लीजिए, ठीक है। आपको किडनी का प्रॉब्लम है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम, वक्रासन है, आप वक्रासन करिए। लेकिन ये सब आसन करते टाइम मैं पहले नाम बता देती हूँ आपको। जैसे आपको लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर में आजकल स्टोन का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, ठीक है, उसका सिर्फ जो सोल्यूशन है वो ऑपरेशन है। लेकिन मैं एक चीज आपको आज बताती हूँ, अगर आप डाइट अपनी, अगर आपने डाइट उसमें आपने ऑयल कम कर दिया, क्योंकि मोस्टली जो उसमें स्टोन बन रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं, और मेन प्रॉब्लम है हमारी डाइट, ठीक है। और आपने अपनी डाइट ठीक कर लीजिए, आप बिल्कुल आप वो ऑयल बिल्कुल जीरो मतलब 1 स्पून 2 स्पून इतना ले लीजिए, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। घी भी सब कम कर दीजिए, और आप लीवर के कुछ हमारे योग है वो करिए, तो आपकी जो स्टोन है वही रुक जाएगी। अब हर 2 से 3 मंथ में जब आप उसका टेस्ट करवाओगे तो वो कमी होगी, 1-2 mm हर बार कम आएगी। क्योंकि क्या है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई है तो क्या होगा, जब उसको बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मिलेगा नहीं, बाहर से मिलना बंद हो गया, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए उसको, तो धीमे धीमे जो आपका अंदर का ही होता है ना वो कम होना शुरू होता है। लेकिन आप उसको खुद प्रैक्टिकली करके देखिए, जिसको है तो उसको पता चलेगा। आपको लगेगा कई बार कि मैडम तो हवाई बात करी, ये हमने प्रैक्टिकल कराया है और हमने फील किया, हमें मैं बहुत शॉक्ड हो गई देख के कि योग से हम उस मतलब स्टोन जो है उसको भी हम कम कर पा रहे हैं। क्योंकि जबकि उसका डॉक्टर प्रॉपर, आप किसी भी डॉक्टर से मिले वो बोलेगा तुरंत, लेकिन 5 mm से कम हो तो आप करिए योग के। लेकिन अगर आपका 20 mm 25 mm है तो मैं भी बोलूंगी आप ऑपरेशन करा लो और फ्री रहो। क्योंकि क्या है, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराओगे वो रिस्की रहता है, कभी फट गया कुछ तो आपको कैंसर का डायरेक्ट वो हो जाएगा। मेडिकल साइंस और योग में कितना अंतर है इसमें, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप सही तरीके से करेंगे, और मेडिकल साइंस में आप सर दर्द की भी मेडिसिन लोगे ना तो आप खुद गूगल में करके देख लो उसका कितना साइड इफेक्ट है। और अगर आप योग कर रहे हो, क्योर के लिए कर रहे हो या प्रिवेंशन के लिए कर रहे हो, दोनों का कोई नुकसान नहीं। अगर आप प्रिवेंशन के लिए योग कर रहे हो, आपने नॉर्मल, आप बिल्कुल फिट हो, आपने योग करना शुरू कर दिया, तो आपका हार्ट, जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हार्ट की, लीवर की और किडनी की, मोस्टली आप दुकानों में जाइए, मेडिकल स्टोर में मैं उस दिन गई, मुझे तो लगता भी नहीं था लोग इनकी मेडिसिन लेते होंगे, लेकिन उनके यहाँ दुकान में भीड़ ही नहीं खत्म होती, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है। वो बोले, और किडनी के, इसके लीवर के और कैंसर के इंजेक्शन कितने महंगे महंगे, 1-1 लाख के इंजेक्शन है इनके। तो क्या है, अगर आप प्रिवेंशन के लिए करेंगे बहुत अच्छा है, आपको बीमारी होगी नहीं। अगर हो गई है तो आप क्योर के लिए भी कर सकते हो, लेकिन अब किस लेवल की है ये भी देखना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल टॉप में पहुंच चुके हो, आप योग मत करिए प्रॉपर, अब आपको साइड इफेक्ट ही लेना पड़ेगा, आप उस मेडिकल की तरफ जाइए और ले लीजिए। नहीं तो इसमें एक चीज है, जैसे कि बहुत से योग जो करते हैं वो कुंडली जागृत हो जाए हमारी या कुछ हो जाए, वो क्या चीज है? हाँ, मैं उसमें भी बताती हूँ, कुंडली जागरण ये सब चीजें जो है ना। अब मैं इसमें आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए चक्रास क्या है। हाँ, चक्रास है ना। चक्र क्या है, ये चक्र कैसे बनते हैं, है ना। हाँ, ये चक्र बनते कैसे हैं, देखिए मैं अब आपको, आप नाड़ियों विज्ञान आपने सुना होगा, नाड़ी विज्ञान, 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, वेन्स। तो क्या 3 नाड़ियां हमारी मेन होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो बीच में होती है, ठीक है।
ईड़ा हमारी लेफ्ट से और जब हमारी राइट से, हाँ, तो जब ये दोनों, जैसे ये राइट से ईड़ा आ रही है ऐसे आएगी, फिर ये पिंगला आ रही है, तो जहाँ पे ये कट करेंगे उस पॉइंट पे एक चक्र बनता है, वो चुटिया बन जाती है। हाँ, तो जहाँ पे ये जैसे ऐसे आया और दूसरा ऐसे आया, तो जहाँ पे ये कट करेंगे आपस में वहीं पे एक एक चक्र बनता जाता है। दो नाड़ियों के कट पॉइंट पे चक्र बनता है, वो एक एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी, वो चक्र चार्ज हो जाता है फुल, तो उस जगह उससे रिलेटेड जो भी वहां पे पास में ऑर्गन्स होंगे बिल्कुल फिट रहेंगे। अब आपके मेन हम आपको बताते हैं चक्रास, जैसे कौन कौन से। सबसे जो हमारे नीचे है वो है मूलाधार चक्र। वहीं पे हमारी जो कुंडली है वो सांप के माफिक लिपटी रहती है, सोती है ना। मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं अभी अपनी कुंडली जागरण नहीं कर पाई, तो क्या है, मैं उससे जुड़ गई हूँ समाज सेवा से बहुत ज्यादा। तो क्या कुंडली जागरण करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको चक्रास को पूरी तरह से हील करना होगा, एनर्जी से फुलफिल करना होगा। उसके लिए आप खुद को टाइम दें, ना कि आप, अब मैं क्या समाज से जुड़ गई हूँ, मेरा सारा टाइम समाज सेवा में जाता है, ठीक है। तो क्या है, आप कुंडली जागरण, अब मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार के आसपास जो भी ऑर्गन्स है आपके नीचे, मतलब आपकी किडनी से रिलेटेड, किडनी का काम क्या होता है, आपके शरीर से बाहर करना, जो आपकी, ठीक है, जैसे आपका टॉयलेट वगैरह, बाथरूम जो आता है, किडनी का काम होता है प्रॉपर तरीके से निकलना। तो अगर आपका मूलाधार चक्र फिट है, ठीक है, फिट है, सही है, तो ये प्रोसेस आपकी बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। उसके ऊपर आप चलेंगे, ये हो गया मूलाधार चक्र। फिर आपका आता है यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे, ठीक है, नाभि के नीचे यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं वो स्वादिष्ठान से जुड़े हुए हैं। फिर आपका मणिपुर चक्र, मतलब ये बहुत मतलब बड़ा विज्ञान है, 7 चक्र। हाँ, फिर आपका यहाँ नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र। आप प्राणायाम करते हो ना, तो आप अनाहत चक्र का ध्यान करिए हमेशा प्राणायाम करते हुए। तो जब आप कोई भी आसन को अगर आप चक्रों से रिलेट करके करेंगे तो उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आपने अनाहत चक्र का किया, फिर आप गए विशुद्धि चक्र, जो आपके गले में होता है। अब गले से रिलेटेड प्रॉब्लम थायराइड, तो अब जब आपको विशुद्धि चक्र ठीक हो जाएगा, हील कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली थायराइड गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ऊपर आइए, आपकी आज्ञा चक्र पे आ जाइए, फिर सहस्त्रार। तो जब क्या है, ये कुंडली कब जागृत होती है, जब आपके चक्र हील हो जाते हैं नीचे से ऊपर तक, तो वो ऑटोमेटिकली जब हील होते हैं ना, तो सांप नीचे से ऊपर को भागता है और वो सहस्त्रार पे आ जाता है। तो क्या वो बंदा एक अलग ही है, वो योग है, मतलब जो बंदा है ना वो योगी है, बहुत बड़े लेवल का योगी है, उनके पास बहुत सिद्धियां आ जाती हैं, ठीक है। वो बीमार तो भूल ही जाइए, ठीक है, मतलब वो एक ईश्वर का अवतार, उसने अपने ईश्वर को जगा लिया। ये क्या है, एनर्जी इज ब्रह्मा, है ना, हमारे अंदर जो ईश्वर है वही है, एनर्जी, उसको जागृत कर लिया, उन्होंने अपनी बैटरी फुल चार्ज कर लिया। हाँ, मतलब अपनी बैटरी, तो बैटरी नहीं, वो एक एनर्जी जो पावरफुल एनर्जी, परम ब्रह्म, हाँ, परम ब्रह्म जो रहता है, जो परम ब्रह्म है, जो हमारे अंदर, मेरे आपके अंदर, सबके अंदर है, ठीक है। वो जो एनर्जी है वो चार्ज हो गई, तो मतलब वो बंदा ही ब्रह्म बन गया कुछ भी कर सकता है ना। नहीं, जैसे हम लोग ध्यान बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, हम क्या नेगेटिविटी बड़ी जल्दी लेते हैं। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारा 2 या 3 सेकंड का रहता है, लेकिन जैसे ही हमने करने बैठे ध्यान, तो हमने, जैसे आप ही का लेके मैंने आपकी अगर बुराई सोचने लगा तो वो पूरी एक झड़ी लग जाती है उसकी। तो वो ये हटाने के लिए, चैन हटाने के लिए, एक के बाद एक जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उसको कैसे रिड्यूस करते हैं इसमें योग में? देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज अपने मन में लाइए, सबसे बड़ी चीज है ये, आपको अपने चित्त को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। फिर आपको मैं बताती हूँ, सबसे पहले आप पॉजिटिव हो जाइए कि जो हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपका कितना भी नुकसान हो जाए ना, अब ये आपका ही नुकसान नहीं हुआ है, वो आपका है ही नहीं। आप तो यहाँ आए हो, किसी ने आपको भेजा, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, जब उसका मन करेगा वो आपको बुला लेगा, आपका कोई नहीं है। जब हर मोमेंट आप अपने आप से ये बात बोलोगे ना, मेरा कोई नहीं है, बस मैं यहाँ पे आई हूँ, अच्छे कर्म करूँ, अच्छे संस्कार लेके जाऊँ, संस्कार जो दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता है ना, बच्चा पैदा होता है 2 से 3 साल में, वो अच्छी अच्छी बातें बोलने लगता है, ईश्वर की बातें करता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। कैसे? क्योंकि उसने उस जन्म में उसने ऐसे संस्कार किए हैं, इतना पॉजिटिव उसने काम किया, उसके साथ वो संस्कार हमारे अगले जन्म में सिर्फ संस्कार जाते हैं, अकॉर्डिंग टू योगा, यही चीज है। तो क्या है कि अब निगेटिव थॉट्स अगर आपके अंदर है, तो आप इस चीज को पहले अपने अंदर बार बार रिपीट करिए। रिपीटेशन से क्या होता है, धीमे धीमे उस चीज को बॉडी, हाँ यार बात तो सही है, मेरा नुकसान, ये पैसा मेरा नहीं है, ये हम बोलते हैं ये चेयर मेरा है, ये पैसा मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मेरा होता तो मैं ले जाती ना, मेरा कुछ है ही नहीं, तो जब हम लेके ही नहीं जा रहे तो वो मेरा नहीं है,
किसी और का है जो आज मेरा है वो कल किसी और का है। तो इस चीज को मन में लाइए, फिर जब ध्यान करेंगे ना तो जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, जैसे जिसको हमें लगता है कि जो हमारी बात सुनता है ना, स्टार्टिंग उससे करिए। कोई भी हो, आपके हनुमान जी हो, आपके शंकर जी हो, वैसे तो हमारे आदिनाथ शिव जी ने हमें योग दिया है, बेटर है हम उनका ध्यान करें। नहीं, बाकी आप जिनको मानते हैं उनको ध्यान करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जब आपके एकदम से उनके दर्शन होंगे। आप इस तरह से बैठ गए, आपने आंखें बंद करिए, आप उनको सोचिए, यहाँ पे अपना ध्यान लाइए बीच पॉइंट पे, आज्ञा चक्र पे, और उनको सोचिए। आप उनको कहाँ से ध्यान करना शुरू करिए, उनके अंगूठे से। पूरे वो आपके सामने बन जाएंगे ईश्वर, मतलब उनका फोटो आ जाएगा। पहले फोटो नहीं आता है, आप एकदम से सोचो कि आपको शंकर जी पूरी तरह से दिख जाए, नहीं दिखेंगे। आप उनको उनके पैरों से ध्यान करना शुरू करो, इस तरह से बैठे हुए हैं। फिर ये सोचो कि ओम बोल रहे हो, वो स्माइल कर रहे हैं, पॉजिटिव सोचो, वो हमें देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। इस तरह से जब आप पॉजिटिव सोचते हुए ओम का उच्चारण, धीमे धीमे आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे ना, मतलब आपका मन नहीं भटकेगा, आप अपने ईश्वर में लगा दो उसको, बस। नहीं, आजकल क्या है कि चाहते हैं कि जैसे मैंने योग किया तुरंत ही मुझे उसका परिणाम मिल जाए, तो ऐसे योग का परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे यहाँ एक मैडम योग करने आती है, वो 110 उनका वेट है, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला, मैडम मैं आपसे योग करी, मुझे बेनिफिट कितने दिन में दिखेगा? मैंने कहा आप मुझे पेमेंट मत करिए, अब 1 वीक के बाद मुझे बताइएगा, अगर आपको बेनिफिट मिले, और मैं बोले पूरे मंथ के बाद, है ना, जब आपको बेनिफिट दिख जाए, ठीक है। तो बोली अच्छा। फिर उन्होंने मुझे खुद करीब 7 या 8 डेज के बाद उनका मेरे पास कॉल आता है, मैडम मैंने अपने उसमें व्यूइंग मशीन में वेट किया, मेरा वेट कम हो गया। मैंने कैसे, क्या किया आपने? बोली वही, बस कुछ नहीं किया, जो आपने बताया वही 1 घंटे बस मैं वही करा। मैंने कहा उसके अलावा कुछ भी? बोली नहीं, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो किया, और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। जब दिखेगा, जब आप प्रॉपर किसी ऐसे सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, वो भी सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, किसी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी इवेंट। हाँ, आपने ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटे छोटे चल रहे हैं, उन्होंने 10 दिन योग कराया और आपने योग करना शुरू कर दिया, 30 दिन आपको योगा कराया और आपने योग कराना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको पता ही नहीं है आपके अंदर कितने टाइप की वायु चल रही है, ठीक है। उन वायु को कैसे, अब बॉडी जो है हमारी प्राण वायु से चलती है, ठीक है, प्राण वायु है, उसके अलावा भी वायु है, यहाँ पे आपकी अलग वायु है और अदर वायु है, ठीक है। तो वो सब हेल्दी रखना, उन सब ये सब चीजें आपके जो आसन हम करते हैं ना, आसन, इस वायु को जब हम इस आसन को करेंगे तो ये वायु हेल्दी होगी, इस आसन को करेंगे तो ये वायु, ये उसी को नॉलेज होगी जिसने कहीं से सर्टिफाई योग किया होगा, किसी यूनिवर्सिटी से या किसी ऐसी संस्था से योग किया होगा जो योग के प्रति समर्पित है, तो वो ही करे, उससे करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज मैं तो देखती हूँ, यहाँ पे भी मैं देखती हूँ, योग करा रहे हैं, उनका वेट इतना ज्यादा है, खुद ही उनका वेट इतना ज्यादा है, ठीक है। तो क्या है, जब वो अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे, आपको कैसे फिट करा सकते हैं? हाँ, खुद की बॉडी तो थुलथुल हो रही है और योगा कराने बैठे हैं। हाँ, योगा करा रहे हैं और बोलते हैं हमें बहुत, हाँ, बट ये है कि आप जैसे कर रहे हो, हाथ पैर ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन अब आप बोलो कि आपके ऑर्गन्स फिट हो, वो नहीं होंगे, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं है इनहेल कब करना और एक्सहेल कब करना है। आपको हाथ ऊपर जब आपके पीछे जा रहे हैं, आपको इनहेल करना है या एक्सहेल करना है, बस आप ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, बस। नहीं, एक चीज और है ना कि योग और योगा में अंतर भी आ चुका है आज की तारीख में। हम यहाँ पर ये सब चीजें ना, आप ट्रेडिशनल में बात करें तो योगा कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ योग है, योग है। योगा तो उसमें बोलने में जो फॉरेन में बोलते हैं ना, योगा योगा योगा, उनके, तो हमारा जो वर्ड है ट्रेडिशनल वो योग ही है। और कुछ लोग बोलने लगे योगा जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उसको योगा नहीं, प्रॉपर वर्ड जो है वो योग ही है। अच्छा मैम, योग को कौन से समय और किस समय करना चाहिए, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि योग किस टाइम हमारे लिए सूटेबल रहेगा? हाँ, बेनिफिट में दिखे तो देखिए, जैसे जिसके पास टाइम है तो सबसे अच्छा टाइम होता है आपका 4:30 टाइम, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन उस टाइम मोस्टली नहीं उठ पाते, नहीं कर नहीं पाते, मेरे जैसा तो कभी नहीं उठ पाएगा। तो सबसे अच्छा है आप सुबह 6 बजे उठ जाइए, 5:30 या 6 बजे, उस टाइम आप योग करिए, आपको 188 या 90% आपको बेनिफिट पूरे मिल जाएंगे। और आप कोशिश करिए खुली जगह योग करिए, पंखे में योग मत करिए, खुली जगह योग करिए। और जो मॉर्निंग की धूप आती है ना हल्की वाली,
इसीलिए मैं बोली 5:30 बजे करेंगे, वो धूप हल्की होती है, जी। वो आप अब इस मौसम में आप बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन विंटर्स में आप 7 बजे योग करिए प्रॉपर धूप में, तो जो आपको विटामिन डी की वो टेबलेट लेनी पड़ती है जी, जिसके जी। बहुत ज्यादा नुकसान है, और आज की डेट में हर एक का विटामिन डी कम है। हाँ, ये तो ऐसा है। कोई नहीं है, अगर आप टेस्ट कराने, जब से कोरोना हुआ है हाँ, कोरोना। सबकी बॉडी से उसने विटामिन डी निकाल लिया है, हम्म। निकाल ही लिया ना। पहले निकाल तो लिया। ऐसा कुछ था ही हाँ, नहीं, हाँ। विटामिन डी का कुछ हाँ। था ही नहीं, तो उसने विटामिन डी खा लिया है, ये कह सकते हैं। तो उसको अगर आपको नेचुरल वे में बॉडी में लाना है, आप सूर्य नमस्कार करिए, जो सुबह की सूरज की किरणें आ रही है, ये नहीं कि दोपहर में 12 बजे उस टाइम नहीं, तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाएगा और आपका विटामिन डी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा सुबह के टाइम। और इवनिंग में भी कर सकते हैं योग, जिनके पास अब सुबह ड्यूटी होती है, नहीं है टाइम, अपने रूम गेट वेट खोलिए, धूप नहीं हो, गर्म बिल्कुल नहीं हो कि आपका मतलब गर्मी में पसीने से बुरा हाल है, हल्का सा फैन चलाइए और शाम को आप इम्पोर्टेंट योग कर लीजिए। लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा। इसमें इनको सावधानी क्या रखनी चाहिए? सावधानियां तो सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी यही है कि सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करो कि हमें क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो आप अपने योगा इंस्ट्रक्टर को बताओ जाते, क्योंकि क्या होता है कई बार आप क्लास में गए, लेट गए, आपने बात कर ली कल से हम योग करेंगे, ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैडम मुझे ना योग करना है। हमने कहा ठीक है कल आ जाइएगा आप टाइम से। हम बोलते हैं 5-10 मिनट पहले आइए, अगर आप नए हैं तो आप 5-10 मिनट पहले जाइए। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी उससे बात होगी। अब मैं आपसे पूछ पाऊंगी आपको क्या प्रॉब्लम है, अब आपने बताया। लोगों का प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वो ये नहीं बताते हो कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, बताते ही नहीं है। मैडम कुछ नहीं, हम तो फिट हैं। फिर बोलेंगे 4 दिन, मैडम हम ना कभी कभी बीपी की टेबलेट ले लेते हैं 4 दिन के बाद, है ना, 4 दिन के बाद आप बीपी के, और हम आपको करा रहे प्राणायाम कोई सा भी उठा के, है ना। तो ये सारी चीजें, आपको शुगर लेवल टेस्ट कराइए, अगर 30+ है शुगर लेवल अपना देखिए, आप अपना बीपी देखिए, ये दोनों चीजें चेक कराने के बाद आप करिए। और दूसरी चीज सावधानी ये कि आपको कब, आप अपने योगा इंस्ट्रक्टर से पूछिए, कोई भी हो इवेंट, कि आप जो करा रहे हैं उसमें कब इनहेल करें कब एक्सहेल करें, कितनी देर आप इनहेल करके रुकें, आपने ब्रीदिंग के इस आसन में कितनी देर रुके कि हमें बेनिफिट मिलेगा। आप कर रहे हैं तुरंत भाग जा रहे हैं, ऐसे बेनिफिट नहीं मिलता, आपको आसन में रुकना पड़ता है। इनहेल किया आप रुक जाइए, अब कितनी देर रुकना है आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा, फिर एक्सहेल करिए। और अकॉर्डिंग टू बॉडी, स्ट्रेस नहीं लेना, योगा हमेशा खुश होकर करना। योग में एक सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे योग में आपको हर आसन के बाद रिलैक्स कराते हैं। जैसे आपको मैंने मान लीजिए वक्रासन कराया, आप इस तरह से मुड़े, आपके यहाँ पे, यहाँ की मसल में आपको स्ट्रेस हुआ, फिर हम आपको रिलैक्स कराएंगे। वो मसल आपकी स्ट्रेस, मतलब बिल्कुल आपने जो स्ट्रेस लिया होगा, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अरे ऐसे मुड़ना है वैसे मुड़ना, फिर बिल्कुल रिलैक्स हो गए, फिर हम दूसरी चीज पे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी को इंटरनली बहुत बेनिफिट मिलते हैं। अगर कोई बतौर स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप जो कि 15-20 दिन में उसको थोड़ा सा? हाँ, सबसे पहले वो क्या करे, योग करने से सबसे पहले तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। प्रार्थना में सबसे पहले आप ओम करिए, जो मैंने ओम करने का, प्रणव नहीं कर पा रहे, सिंपल लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़िए, सांस छोड़ते टाइम ओम बोलिए। फिर उसके बाद आप कोई भी प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपको योग की प्रार्थना आती है, महर्षि पतंजलि को आप नमस्कार कर सकते हो, जिन्होंने हमारा योग सूत्र दिया, उनकी एक प्रार्थना होती है प्रॉपर। क्योंकि क्या है, जिस चीज को आप करने जा रहे हो, जिसने दिया है, आप उस गुरु को प्रणाम करके करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो गुरु सुनेगा और आपको आशीर्वाद देगा और आप प्रॉपर कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम करिए, सूक्ष्म व्यायाम जो आपके सूक्ष्म शरीर को बेनिफिट देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आपको कहेगा अरे क्या करवा रहे हैं ये मैडम, आंखें ऊपर नीचे करवा रही है, गर्दन ऊपर नीचे करवा रही है, हाथ ऊपर नीचे करवा रही है, तो आपके इंटरनल बॉडी में उसका इफेक्ट होता है, धीमे धीमे आपको एक्सटर्नली दिखाई देता है। उसके बाद आप आसन करिए, आसन जो आपको, जैसे नॉर्मल लाइफ में आप क्या नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, किडनी का एक आसन ले लीजिए, हार्ट का कैमल पोज है बहुत अच्छा, अगर कैमल पोज कोई कर रहा है उसे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी 100% हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता अगर आप कैमल पोज कर रहे हो, इतना ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, उसको गलत मत करिए। और एक चीज और, आसन करने के बाद उसका काउंटर पोज करना होता है, ठीक है। काउंटर पोज अगर आपने
काउंटर पोज क्या होता है अभी आप पूछिए तो उससे पहले मैं बता देती हूँ है ना। तो काउंटर पोज कैसे, जैसे आपने केमल पोज किया तो क्या है आपने इस तरह से जाके ऊपर करना होता है, तो उसके बाद उसका अपोजिट करना होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन जो आपका ऊपर चला गया उसको नीचे, और फिर आप आराम से बैठ गए तो वो फिर आप रिलैक्स। हर एक आसन का काउंटर पोज बहुत जरूरी। आप 2 आसन करिए, दोनों के काउंटर पोज कर लीजिए, ओके। उसके बाद आप कुछ प्राणायाम करिए जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। अब क्या है प्राणायाम में भस्त्रिका नॉर्मल जो होते हैं, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है। हर किसी को अनुलोम विलोम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बीपी वालों को पूछ के करना चाहिए। भस्त्रिका कर सकते हैं। भस्त्रिका के जो स्टार्टिंग के हैं जैसे सिंपल, आपको सिर्फ इनहेल एक्सेल करना है धीमे धीमे, और थोड़ा सा हल्का सा फास्ट, बहुत तेज मत करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है सिर्फ सिंपल धीमे धीमे आप इनहेल करिए और एक्सेल करिए, ठीक है। तो वो आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेगा, प्राण वायु को स्ट्रॉन्ग करेगा आपकी। फिर उसके बाद आप प्राणायाम कर लीजिए, बस इतना काफी है। और नहीं कर पा रहे आप सिंपल स्टार्टिंग में सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, बहुत है। सूक्ष्म व्यायाम में क्या है, आप आंखों की, गर्दन की, हाथों की आप डालेंगे, आपको कहीं भी सूक्ष्म व्यायाम मिल जाएंगे। 8 से 10 सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, स्टार्टिंग में वो कर लीजिए। ऐसे कोई पर्सन मिले हैं आपको जिन्होंने योगा से कुछ उनके जिंदगी में अनुभव आया, या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया कि योगा से ये चेंज आया, योग से चेंज आया? हाँ, योग से सबसे बड़ा चेंज तो मैं आपको बताऊंगी। मैं अपना अगर पर्सनली शेयर करूं तो मेरी जो लाइफ में बीच में इतना स्ट्रेस आ गया था, मेरा खुद का डबल यूट्रस, मैं आपको बताती हूँ, मेरे डबल यूट्रस, तो उसकी वजह से पहले मुझे मतलब डबल यूट्रस, आई डोंट नो कि ये क्या होता है, पहले मुझे नहीं पता था। यूट्रस पता है, नॉर्मल सबको यूट्रस होता है, मुझे डबल यूट्रस। मैं इतनी स्ट्रेस में चली गई, ठीक है। फिर मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग भी हुई। मेरे साथ मेरी जो बॉडी थी वो इस तरह की हो गई थी कि मैं उठ के इस गेट से उस गेट तक नहीं जा सकती थी। हाँ, इस गेट से। आज मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, यहाँ पर क्रिकेट खेलती हूँ, फुटबॉल अभी इस गोल इन साड़ी में हमारी टीम ने जीता भी था यहाँ पे उसी से एक्चुअली मुझे यहाँ ग्वालियर में जो मुझे एडवर्टाइजिंग मिली, आज ग्वालियर में सब लोग मुझे जानते हैं गोल इन साड़ी की, मतलब जो गोल इन साड़ी फुटबॉल हुआ था उसी से जानते हैं, क्योंकि हमारी टीम जीती थी। तो क्या है, जो मैं यहाँ से उठ के वहां नहीं जा पाती थी, और आज की डेट में मैं खेल रही हूँ, मैं दूसरों को भी स्वस्थ कर रही हूँ, खुद तो स्वस्थ हूँ ही, दूसरों को भी स्वस्थ कर रही हूँ। तो ये योग की वजह से। और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई भी मेडिसिन नहीं ली, कोई सिरप नहीं पिए, सिर्फ मैंने योग किया। और भी बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जिनको प्रॉब्लम से, अगर आपको कभी भी, एक चीज और इम्पोर्टेंट बताती हूँ, अगर मेरा पूरा वीडियो आप सुन रहे हैं तो अगर आपको कभी भी कोई पेन हो जाए तो कृपया करके कोई भी इंजेक्शन मत लगवाइए। अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है पेन का तो उससे पूछिए ये कौन सा इंजेक्शन है। कई बार वो लोग स्टेरॉइड देते हैं जो कि बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। और उससे बेटर, अगर आपकी पीठ में पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है उस चीज पे जाइए। आप कुछ आज बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है तो आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर से मिलिए। कहीं भी पैर में पेन हो रहा है, इस जगह इस पॉइंट पे हो रहा है, आप उसको बताइए तो वो आपको आसन बताएगा। अगर वो आसन अगर प्रॉपर आपने 2 दिन किए तो आप हील कर जाओगे। अब किस वजह से हो रहा है, या कोई इंटरनल इश्यूज है ना, कोई इंटरनल इश्यूज हैं, अब हार्ट में प्रॉब्लम है उसकी वजह से, कई बार कहते हैं हार्ट अटैक आने से पहले इधर हाथ में पेन आ जाता है, ये वो है ना। तो उस तरह के अगर आपके इश्यूज हैं तो वो बात अलग है, वो आपको तुरंत ही बता भी देंगे वो, कि आप जब बताएंगे इस तरह से तो वो बोलेंगे आप अपना 1-2 टेस्ट करवा के आइए, लेकिन इंजेक्शन मत लगवाइए। ये डायरेक्ट जो आप लोग इंजेक्शन लगवाते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पेन किलर नहीं लेने चाहिए। हाँ, पेन किलर तो मतलब आप अपनी लाइफ कम कर रहे हो। पेन किलर का मतलब ही किलर, उसमें लगा हुआ, अपने आप को किल कर रहे हो। डायरेक्ट वो बोल ही रहे पेन किलर। पेन को तो उस समय उस मोमेंट के लिए किल कर दिया, उस मोमेंट के लिए आपको पेन किलर खा के रिलैक्स। जैसे हमारी जो महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम है, उसमें वो पेन किलर लेते हैं। पेन किलर मत लो, योग करो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई पेन नहीं होगा, कोई भी पेन नहीं होगा। जैसे होता है, नॉर्मल है, सबके घर में महिलाएं हैं तो क्या है, वो क्या करती हैं, मतलब मंथ में 3-4 पेन किलर इसी वजह से खा लेती। क्यों? क्योंकि वो कहती है हमको घर में खाना बनाना, पेन हो रहा है। अगर आप योग करो पूरे, आपको 7 दिन वो योग ना करके अगर आपने 25 डेज योग किया तो आपको पेन किलर 100% नहीं लेनी है। ये मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। और जितने मेरे करने वाली महिलाएं हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, कोई भी पेन किलर नहीं लेती। उनको इतना पेन होता था जो मंथली प्रॉब्लम में कि वो बोलती थी कि मैडम मैं उठ के मतलब कुछ काम नहीं कर पाती थी विदाउट मेडिसिन, लेकिन आज जब मैं योग करती हूँ हमें पता भी नहीं चलता। तो ये सारे, हाँ, ये सारे बेनिफिट्स हैं योग से।
वैसे एक आध्यात्मिक सा सवाल पूछूंगा, ये सेकंड लास्ट होगा मेरा, हाँ। को बात काफी लंबी हाँ, बातचीत हो जी, गई जी, है। जी। भक्त और भगवान का मिलन इसमें कैसे हो सकता है? भक्ति और साधना कैसे हो सकती है योग से? भक्ति और साधना, भक्ति और साधना, देखिए भक्ति योग में जैसे मीराबाई थी, जी 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 है ना, भक्ति योग मीराबाई ने की है। अगर भक्ति योग बहुत टाइप का होता है, तो अगर भक्ति योग की बात करोगे तो मीराबाई बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ अपना जो भी नाम लिया, मैंने ज्यादा मीराबाई का मतलब वो स्टडी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भगवान का नाम ले लेके उनकी इतनी बड़ी भक्त हो गई कि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। भक्त और भगवान का मिलन ही हो गया ना, कि वो उनको जहर का प्याला भी दिया गया, उनके ऊपर कोई असर, क्योंकि ईश्वर की उनके ऊपर कृपा आ गई। उन्होंने ईश्वर का नाम लेते लेते उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, सिद्धि के उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। अब आप योग में अगर आप चाहें भक्त और भगवान, आप भगवान को चाहें तो आपको यहाँ पे काफी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, हाँ, ध्यान धारणा देन समाधि। लेकिन हमें इसी तरह से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है भक्ति का कि हम मीराबाई नहीं है ना, हम मीराबाई बन पाएंगे। बेटर है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करिए, इनके बारे में नॉलेज लीजिए जी। हमारे 8 होते हैं, धारणा करिए, ध्यान करिए, और समाधि में जब आप आएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप ध्यान लगाओगे आपका ईश्वर से मिलन 100%। जैन मुनि जितने हैं हमारे सोसाइटी में, जैन मुनि से आप मिलेंगे तो क्या है वो जैन मुनि, उनका ईश्वर से मिलन हो चुका है। जो सिद्ध योगी होते हैं जैन मुनि, वो आपको अगर आप उनसे मिलोगे ना, क्योंकि वो लोग योग करते हैं, आप उनको देखिए ना, जो भी जैन मुनि, अभी मैं इस तरह साड़ी में बैठी हूँ फिर भी मैं आपको बता सकती हूँ, अगर मैं जमीन पे होती वो लोग हमेशा सिद्ध आसन में बैठे मिलेंगे, है ना। और सिद्ध आसन एक ऐसा आसन है जिसको सिद्ध किया है खुद महादेव ने, ठीक है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव आसन है, जबकि महादेव जी हमेशा सिद्धासन में बैठे हुए दिखते हैं। अगर हाँ, वो वही उन्होंने सिद्ध कर दिया ना। अब 3 घंटे से ज्यादा एक आसन में बैठोगे तो वो आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, उसके पूरे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। मतलब जिन मतलब होता है खुद का स्वामी हो जाना। हाँ हाँ, तो वो लोग जैन मुनि, क्योंकि वो लोग यम नियम आसन ये सब वो लोग फॉलो करते हैं, तो वो लोग समाधि में जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। हम लोग इतना फॉलो नहीं कर पाते, हम और हमारी सोसाइटी के लोग, क्योंकि हम लोग उसमें लगे हुए हैं ना, ये मेरा, ये तेरा, ये हम सबका। जी, जो योग कर रहे हैं और जो योग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश है आपकी तरफ से उन लोगों के लिए? जो योग कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं तो उनको बोलूंगी और करिए, दूसरों को मोटिवेट करिए, और सही तरीके से योग करिए। अगर आप योग कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कहाँ इनहेल करना कहाँ एक्सहेल करना, तुरंत बंद कर दीजिए, किसी से भी पूछिए और फिर योग करिए। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये है, तुरंत करने लग जाइए। अब वेट मत करिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप जहर खा रहे हो, ठीक है, जहर खा रहे हो, अब बोलोगे नहीं हम तो अपने घर का बना हुआ बहुत बढ़िया खाना खा रहे, यूरिया का सब कुछ खा रहे हो, ठीक है। और कोरोना ने बॉडी को इस तरह का कर दिया है कि आप ज्यादा सरवाइव कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको वाकई जीना है, आपको अपने बच्चों के साथ रहना है, कहेंगे नहीं रहना है तो वही बात अलग है, आपको अपने पैसे का यूज करना है। सबसे बड़ा चीज यही मैं बोल रही हूँ, आपको खुद के कमाए हुए पैसों में, क्योंकि क्या होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, चलिए अभी हम लोगों की जो जनरेशन आई वो तो फिर भी अपने पैसे का यूज कर रही है, हम घूमने जाते हैं और कहीं भी जाते हैं पैसों का, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स थे तो उन लोगों का क्या था, वो लोग बच्चों को पालते थे 50-60 साल तक, अपना पूरा जो लाइफ है बच्चों में लगाते थे, उसके बाद उनके पास क्योंकि टाइम होता था, वो लोग 100 साल तक जीते थे, फिर वो आराम से घूमते थे। लेकिन अब की जो जनरेशन है वो अपने पैसों का यूज नहीं कर पाएगी आफ्टर 50 भी, क्योंकि उसको इतनी बीमारियां हो जाएंगी, किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम। अब आप बाहर जाओगे, अब फॉर एग्जाम्पल आप हरिद्वार ही गए हो घूमने, क्या आपको वहां पे आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड आपको अच्छा खाना मिलेगा? आप होटल वाले को बोलोगे, किसी भी आप 5 स्टार में भी मैं जाती हूँ, मैं 5 स्टार को पूछते लेती हूँ ना कि आपने कौन सा ऑयल यूज किया है, उसके शेफ को बुला के, तो उसका फेस एक्सप्रेशन देखने वाला होता है। मैडम आपने पूछा, कोई नहीं पूछता है। मैंने कहा क्यों नहीं पूछूंगी, मैं योग कराती हूँ तो ऑब्वियस है मैं तो हेल्थ पहले पूछूंगी, आप कौन सा ऑयल यूज करते हो। मैं पहले मैनेजर से बात करती हूँ, उसके बाद उसके शेफ को बुलाती हूँ, आप ऑयल बताइए, फिर वो बताएगा ये देसी घी है ये, तो फिर आप इतना यूज करके बोलेगा मैम आपका टेस्ट कम हो जाए, कोई बात नहीं, है ना। और दूसरी चीज, जब भी बाहर जाइए, ये जो आप अच्छी जगह खाइए, अच्छी जगह खाने का मतलब है जहाँ के बर्तन हेल्दी हो, प्लास्टिक मत खाइए, प्लास्टिक में कुछ भी गरम मत खाइए, कोई भी प्लास्टिक क्यों ना। पानी की बोतल आज से स्टार्ट कीजिए, मेरे बोलने से हमेशा ग्लास बोतल यूज कीजिए,
ठीक है, जल्दी टूट जाती है, नुकसान हो जाता है, महंगी मिलती है, वो 10 रुपए की नहीं मिलती है, मिनिमम 100 रुपीज। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इतना अर्न कर रहे हो, 100 रुपीज मंथ में खर्च कर लीजिए, अगर एक मंथ में टूट भी गई तो उससे आपको क्या होगा, हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब क्या प्लास्टिक की बोतल धूप में रखी है, उसमें क्या है, जब पानी उसमें रखा रहता है ना फ्रिज में, हमारे आपके यहाँ जिसका भी फ्रिज खोल दीजिए, आपको 4-5 प्लास्टिक की बोतल में मस्त पानी भरा हुआ मिलेगा। कितने 12-12 घंटे उसमें पानी रखा हुआ है। और कितनी, आप जब हम जाते हैं तो कोशिश करते हैं, हम इंडियन की बता रही हूँ, कि हम क्या सेल में सस्ती वाली बोतल मिल जाए, जितनी 10 रुपए में ही मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अब प्लास्टिक की क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर कौन सा नंबर है, आज तक हमने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें नंबर्स दिए होते हैं 3, 4, 5, पीने लायक है भी कि नहीं, क्या है, हम कुछ नहीं देखते, बस सेल देखते, ले आते हैं, उसमें पीना शुरू मस्त। अमूमन जो हम पानी की बोतल लेते हैं उस पर लिखा होता है, जो डेट लिखी होती है मैन्युफैक्चरिंग और डेट, जबकि वो बोतल की होती है ना कि पानी की होती है। ये हमें ये भी नहीं समझ में आता है। तो कांच की बोतल में आप पानी पीजिए। ऑयल क्या है, कौन सा ऑयल सबसे अच्छा, अपना सरसों का तेल खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कम खाइए मैं, और गाय का घी खाइए। अच्छा, एक अपना पर्सनल क्वेश्चन कर लेता हूँ, जो ग्वालियर स्टेशन के स्टूडियो में आके और हमसे बात करके कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आपको धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बुलाया, तो मैं तो बहुत हैप्पी हुई, और मैं अपना मैसेज आपके थ्रू सोसाइटी को पहुंचा पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी। और आपके थ्रू बहुत से समाज में बहुत से लोगों का फायदा होगा, जो सुनेंगे, शायद पूरे लोग तो नहीं, 10% लोग ही सही जो इस पे अमल करेंगे, तो हम लोग सक्सेस है। हाँ, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? जो भी मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 7239090890। आप इस पे फोन करिए। अदरवाइज आप मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, उसमें मैं आती हूँ, ठीक है, कभी कभी मैं उसमें विजिट करती हूँ। अगर आप मुझे कॉल करेंगे, और यहाँ नियर बाय थाटीपुरी एरिया के अगर आप हैं, तो मैं आपको मॉडर्न स्कूल में मिलूंगी। अदरवाइज आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको बता दूंगी। आप मेरी, जहाँ पे मेरा सेंटर में लिगेसी प्लाजा में रहती हूँ, वहाँ पे आके आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। ये थी हमारी प्रस्तावना जी के साथ छोटी सी बात। आगे हम इनसे और भी सलाह लेते रहेंगे। तब तक आज के लिए यहीं पर हम अपनी वार्तालाप खत्म करते हैं। नेक्स्ट फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।